हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बता देते हैं कि किस तरह से जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन और हम ये बोलें कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब हो गई थी ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन 1920s। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, किस तरह से वीमर रिपब्लिक ने अपना कॉन्फिडेंस पब्लिक डोमेन में से खो दिया। कारण क्या था? बेरोजगारी, क्राइम्स, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम इम्पोर्टेंट जिसके के लिए हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक, जिसका सिर्फ ग्राउंड बना रहे थे हम, दैट इज हिटलर राइज, या आप ये बोल सकते हैं राइज ऑफ हिटलर टू पावर। पावर कैसे मिला हिटलर को? अभी तक हमने सिर्फ ग्राउंड डिस्कस किया ना, कि किन किन परिस्थितियों में हिटलर पावर में आया। तो हिटलर किस तरह से पावर में आया, उससे पहले हम हिटलर की हिस्ट्री कुछ सीखेंगे कि हिटलर बेसिकली था क्या, तो कैसे पैदा हुआ, कहाँ एजुकेशन ली, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हिटलर का यदि पूरा नाम यदि आप देखो, एडोल्फ हिटलर, इनका नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889। इनका जन्म का जो प्लेस था, कहाँ इनका जन्म हुआ, उस स्थान का नाम है ब्रेनाउ, BRAUNAU, ब्रेनाउ। ये उस समय जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा टाउन था, वहां इसका जन्म हुआ था। अब इतनी बात हमने कर ली तो मदर फादर भी पता कर लेते हैं। इनके फादर का नाम था हिटलर ही था टाइटल, लेकिन फादर पहले लगाते थे अलोइज हिटलर। और इनकी मदर का नाम था क्लारा, मदर का नाम हुआ इनका क्लारा। बचपन में हिटलर ने अपनी जो जिंदगी है वो बिताई गरीबी में, स्पेंट यूथ इन पॉवर्टी। इतने कोई खास परिवार से नहीं थे, ये बहुत ही लो फैमिली से भी नहीं थे और हाई फैमिली से भी नहीं थे। तो इन्होंने शुरू में जो लाइफ थी वो ऐसे गुजारी। ये बचपन में इमोशनली क्या किया गया था? ये टॉर्चर किया गया था या हरास किया गया था। किसके द्वारा? बाय फादर। उनके फादर ने उनको इमोशनली बहुत टॉर्चर किया था। तो वहीं कहीं ना कहीं उनमें कुंठा पैदा हुई थी और वहीं से वो गलत दिशा में जाना शुरू हो गया था। वो बनना चाहते थे क्या? वांटेड टू बिकम आर्टिस्ट। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, वैसा वो बनना चाहते थे। लेकिन आर्टिस्ट के लिए जब वो गए अपना टेस्ट देने के लिए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ से वो क्या हो गए थे? बट रिजेक्टेड। चलो, ये तो हमने कुछ सीख लिया इसके बारे में। अब आते हैं मुद्दे पर। हालांकि मुद्दा तो ये भी था, लेकिन और भी अच्छा मुद्दा हम डिस्कस अब करते हैं। कंडीशंस हमने पूरी डिस्कस कर ली बैकग्राउंड में कि क्या क्या उस समय कंडीशन थी। अब हिटलर उस समय कहाँ थे, हिटलर का क्या रोल था? हमने ओवरऑल यूरोप का डिस्कशन करने का मतलब हो गया कि हमने पूरा वर्ल्ड सीख लिया, क्योंकि वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रियों पर डोमिनेंट जो पावर था वो था यूरोपियन कंट्रीज का, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, या फिर आपका फ्रांस हो, पुर्तगीज हो, स्पेन हो, सारे यहीं के लोग थे।
अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हम शुरू करवा देते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब आया? 1914 से 1918। उस समय जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्होंने, यानी किसने, हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने अपने आप को जर्मन की जो आर्मी थी उसमें एनरोल्ड करवाया, यानी उसमें अपने आप को क्या करवाया, भर्ती करवाया, एनरोल्ड फॉर द आर्मी। कब की बात है ये? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है। जब इन्होंने खुद को एनरोल्ड कराया तो इन्होंने कौन सा पद लिया? ये शुरू में मैसेंजर थे। शुरू में क्या थे? मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब एक चिट्ठी पत्री इधर, एक संदेश इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे मैसेंजर का काम करते थे। तो इन्होंने मैसेंजर के समय में जब काम किया तो इनको कॉर्पोरल जो अवार्ड थे वो बहुत मिले, यानी इनके जो काम थे वो बहुत ही प्रशंसनीय थे। तो इनको मिले अवार्ड, इनको दुनिया भर के अवार्ड मिले इस युद्ध के दौरान जब इन्होंने अच्छी सेवाएं दी। चलो ये तो बात हो गई इसमें। अब पर्टिकुलर हम या व्यक्तिगत रूप से हम आते हैं हिटलर के बात में। जब हिटलर ने ये सब चीजें किया, इसके बाद जर्मन क्या हो गया? डिफीट हो गया। जर्मन डिफीट, जर्मन की जो हार है ना, और इसी के साथ हारने के बाद में उन्होंने ट्रीटी की थी एक, जरा नाम याद करो, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इससे हुआ क्या? ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में आपको पता है कि ह्यूमिलिएशन हुआ था, बहुत अपमानजनक स्थिति में इन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था क्योंकि ये हार गए थे। तो इससे जो हमारे बोलो या जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। उनको कैसा हो गया था? हॉरिफाइड हो गए थे और बहुत गुस्सा हो गया था उनका। आप हॉरिफाइड की जगह फ्यूरियस भी लिखो। उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो देशभक्त था। हिटलर रियल में बहुत बड़े देशभक्त थे, अपने देश के प्रति वो बहुत ही सजग और बहुत अवेयर थे। अब ये पेज पूरा हो गया तो इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो अब उनके अकेले से गुस्से होने से या परेशान होने से कुछ होने वाला तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि आपको मैंने बताया था कि लोग किसको रेस्पॉन्सिबल मानते थे? वीमर रिपब्लिक को मानते थे। तो वीमर रिपब्लिक या इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी कैसी? लिबरल, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट। तो इनके खिलाफ जो था वो समाज का रुख बन पड़ा। किनके खिलाफ? वीमर्स के खिलाफ। तो इसी का फायदा उठाकर उस समय लोग अलग अलग इनके खिलाफ में अलग अलग पार्टियां बना रहे थे। तो उसी समय एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। नाम याद रखिएगा, यही आगे चल के बढ़ती है नाजी पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। आइडियोलॉजी क्या है इसकी? लिबरल्स के अगेंस्ट में, सोशलिस्ट के अगेंस्ट में, डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट में। इनकी आइडियोलॉजी इनसे अलग थी। धीरे धीरे किन्होंने, क्योंकि ये कैपेबल था, इसमें लीडरशिप की क्वालिटी थी, धीरे धीरे ये जो पार्टी थी इसका इन्होंने चार्ज ले लिया। टुक ओवर द चार्ज लेने का मतलब इसके महामहिम बन गए, क्योंकि कैपेबल था हिटलर में महत्वाकांक्षी बहुत थी, महत्वाकांक्षी आदमी था ना, देशभक्त भी था। तो देशभक्ति इसके रग रग में थी। तो ये चाहता था कि मैं, जिन कंट्रियों ने मेरे देश को परेशान किया है, ह्यूमिलेट किया है, मैं उनको बर्बाद करूं। ये उसकी ऐसी भावनाएं थी।
चार्ज लेने के बाद में उसने इंपॉर्टेंट काम किया, इस पार्टी का नाम बदल दिया, रीनेम्ड नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। यही आगे जाके हुई नाजी पार्टी। ये कौन सी बन गई? नाजी पार्टी। तो याद रखना, पूछा जा सकता है नाजी पार्टी शुरू में, या नाजी पार्टी की शुरू पार्टी का नाम, नाजी पार्टी का जो इनिशियली जो पार्टी थी उसका क्या नाम था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। चलो जी, ये बात हम पहुंच गए। कहाँ की बातें हैं, कब की बातें हैं? 1919 के बाद में, यानी वर्सेलिस ट्रीटी के बाद की बातें हैं, जब सभी लोग वीमर रिपब्लिक के खिलाफ जोर शोर से लगे हुए थे। तो अब ये देखो किस तरह से छोटे से लीडर बन गए, छोटी सी पार्टी के लीडर बन गए। लीडर बनने के बाद में इनकी महत्वाकांक्षा इतनी तगड़ी थी कि इन्होंने प्लान किया, प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। एक प्लेस है बवेरिया, या उस समय बवेरिया हुआ करता था ऑस्ट्रिया में, लिख देता हूं यहाँ, ऑस्ट्रिया में। यानी ये महत्वाकांक्षी था, इसने कुछ चंद लोगों की सहायता से उसको जीतना चाहा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि लोग कम थे, संख्या कम थी, सैनिकों की संख्या कम थी, तो रिजल्ट क्या होगा? हारेगा कि जीतेगा? तो ये क्या हुआ, उसमें हार गया। इसी के साथ इसने क्या किया था, इसने बर्लिन की तरफ क्या कर दिया था, मार्च शुरू कर दिया था, और चाहता था कि बर्लिन की तरफ जाकर जो पावर है, सेंट्रल जो पावर है, वो मैं अपने हाथ में ले लूं। देखो कितना महत्वाकांक्षी आदमी था, एक छोटी सी पार्टी के बल पर इतना सब करना चाहता था। लेकिन रिजल्ट हुआ फेल्ड हुआ, पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनको देशद्रोह के चार्ज में, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया और फिर बाद में रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड। इतनी सब घटनाएं, मजा आ रहा होगा हिस्ट्री में। अब हम एक नाजी पार्टी का ट्रेंड डिस्कस करें तो ट्रेंड देखने में यह आया है कि 1930 तक, 1930 तक, 30s नहीं, 1930 तक हिटलर जो था, या आप ये बोलो नाजी पार्टी जो थी, उसके पास कोई स्पेशल मोबिलाइजेशन नहीं था। यानी वो पूरी तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में पूरी तरह असफल थे। ज़्यादा लोग इनसे इंस्पायर नहीं हुए थे। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनके साथ ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए थे। तो हम लिख सकते हैं नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली mobilize people support, मीन्स यहां तक उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे आपको पता है कि 1929 में क्या आया, ग्रेट डिप्रेशन। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ग्रेट डिप्रेशन यहां काम आएगा अब आपको? आपने ग्रेट डिप्रेशन सीख रखा है। ग्रेट डिप्रेशन का नाम पढ़ते ही दिमाग में वो सारा सीनेरियो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस दौरान यूरोप, और पर्टिकुलर हम बात करें तो जर्मनी में क्या हालत थी। वही बात, वी रेडी टू डू एनीथिंग, मीन्स लोग अपने गले में पट्टा रखते थे कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह का काम मिलेगा। इन्फ्लेशन कैसे हो गया था, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए एक बैल की जो गाड़ी है वो पूरी भर के ले जानी पड़ती थी। किस तरह से जर्मनी ने रेकलेसली पेपर करेंसी प्रिंट की थी, वो सब चीजें यहाँ आपको तुरंत इतने से वर्ड में वो चीजें आपको समायोजित करनी है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में जो जर्मनी है, जर्मनी की हालत कैसी हो गई थी, बहुत ही बद से बदतर हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। यहीं से आपको मैंने पढ़ाया था कि लोगों की भावनाएं चेंज होना शुरू हो गई थी।
वो लोग चाहते थे कि किसी तरह से वीमर रिपब्लिक से हमें छुटकारा मिले, क्योंकि यही सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है और ये हमारी जो कंडीशन है उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकेंगे। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया ना, इसने बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन पैदा कर दी हिटलर के लिए। इसके अलावा वीमर के कुछ अपोजिशन भी हमने डिस्कस किया था। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी तो हिटलर का विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि वो वीमर का अगेंस्ट कर रही थी और हिटलर की भी वो सहयोगी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पावर दो पावरों में बट गई। इसका फायदा मिला हिटलर को। तो नाजी प्रोपागेंडा जो है, नाजी प्रोपागेंडा, नाजियों का जो प्रोपागेंडा था उसने लोगों की भावनाओं में थोड़ा सा या ऑप्टिमिस्टिक चीजें दिखाई दी। तो नाजी प्रोपागेंडा स्ट्रेस, या आप ये बोलो स्टाइल्ड। स्टाइल्ड का मतलब होता है उभर कर आना कोई चीज। क्या चीज उभर कर आई? होप्स। किसके लिए? फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर फ्यूचर। यानी लोगों को एक आशा की नई किरण जो नजर आई, वो कहाँ नजर आई? नाजियों में। कब से? ग्रेट डिप्रेशन से। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत समय लग गया था। अब इसके बाद होता क्या है, क्योंकि उस समय समय पर इलेक्शन चलते रहते थे। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 1930 तक नाजियों ने कोई खास सपोर्ट नहीं प्राप्त किया था। तो वो कैसे दर्शाएंगे आप कि 1928 में इलेक्शन हुए थे, उसमें सिर्फ 2.6% वोट्स मिले इनको। किनको? नाजियों को। वहीं 1932 में इन वोटों का परसेंटेज बढ़कर हो गया 37%। किसके लिए होते थे ये? पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन। पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का नाम क्या था? ये होमवर्क दे देता हूँ, चलो छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना इसको। रिच स्टैग। हमारे देश में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ रिच स्टैग बोलते हैं। तो देखो किस तरह से लोगों की भावनाएं जुड़ती चली जा रही हैं, कैसे बढ़ गया। 2% से, महज 2% से कितनी भारी मात्रा में वोट उन्होंने प्राप्त किए। कब? 1932 में। अब ये सब चीजें हो क्यों रही थी? ये सिर्फ एक अकेले आदमी के बल पर हो रहा था कि 2% से उसने 37% बढ़ा दिया। तो ऐसा क्या था, क्या मिराकल था उसमें, हिटलर में, कि क्या उसकी विशेषताएं थी, हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। तो हिटलर जो थे, हिटलर की हम क्वालिटी को डिस्कस करें तो पावरफुल स्पीकर था वो। कैसा था? पावरफुल स्पीकर। मतलब अपनी बात को पब्लिक डोमेन में इस प्रकार से रखता था कि लोग उसके भाषण सुनने के लिए कई घंटों तक सुनते रहते थे, इतना पावरफुल बोलता था ये। उसके वर्ड या उसका जो पैशन था, उसका जो जुनून था, उसने लोगों को मूव करना शुरू कर दिया। यानी पैशन, उसका जो पैशन था, उसका जो जुनून था, उसने क्या किया? लोगों को मूव करना शुरू कर दिया, लोगों को अपनी तरफ जोड़ना शुरू कर दिया। इन भाषणों में अधिकता क्या करता था? वो प्रोमिस करता था जनता से, क्या? कि आई विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, प्रोमिस फॉर स्ट्रॉन्ग नेशन। अब स्ट्रॉन्ग नेशन की तो डिमांड थी, क्योंकि बेरोजगारी थी, करप्शन था, क्राइम था, तो लोगों को तो कोई सहारा चाहिए। वही बात है ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत। तो ये तो बहुत बड़ा सहारा लेके आ गए। इसी वजह से ये वोट जो परसेंटेज है ये बढ़ता चला गया। इसके अलावा वो प्रॉमिस करते थे स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। इसके अलावा अनजस्टिस जो हुआ है, अब अनजस्टिस कहाँ हुआ था बताओ जरा। अनजस्टिस हुआ था जर्मन के साथ वर्सेलीज की ट्रीटी में, क्योंकि लोग उसको अनजस्टिस मानते थे अपने साथ की। एक तो युद्ध में हारे, युद्ध का कंपनसेशन भी दो, प्लस में जो
अच्छे अच्छे प्रदेश थे उनके, इंडस्ट्रियल जो एरिया थे उन पर भी उन लोगों का अधिकार हो गया था, उनको भी बांट लिया था। तो वो बोलता था कि इस अनजस्टिस को मैं अंडू करूंगा, अंडू मतलब वापस इसको बदल दूंगा, और इस अनजस्टिस को अंडू करने से जो जर्मन्स हैं उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो मान मर्यादा है, उसको रिस्टोर करूंगा, उसको रिस्टोर करूंगा। ये सब चीजें कौन बोलता था? हिटलर ऐसी चीजें बोलते थे। तो इन सब चीजों से जो वहां के लोग थे उनके जो ये प्रोमिस थे, जैसे उसने प्रोमिस किया एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये वक्त की सबसे बड़ी डिमांड थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था। तो एम्प्लॉयमेंट होगा क्या? सिक्योर फ्यूचर होगा, किसके लिए? यूथ के लिए। तो यूथ को भी उसने कंपाइल कर लिया। इसके अलावा उसने एक प्रॉमिस और किया कि ही विल स्वाइप और ही विल वीड आउट द फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस की हम बात करें, फॉरेन जो इन्फ्लुएंस था, सॉरी EIG, फॉरेन इन्फ्लुएंस would be wiped out या वीड आउट, यानी जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था उसको मैं हटा दूंगा, और जितनी फॉरेन कॉन्स्पायरेसी थी, फॉरेन कॉन्स्पायरेसी, फॉरेन कॉन्स्पायरेसी मतलब कि जर्मनी के खिलाफ दूसरे देश की जो शक्तियां थी, दूसरे देश के जो पावरफुल लोग थे, वो जर्मनी में आकर या बाहर बैठकर जर्मनी के खिलाफ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र या कॉन्स्पायरेसी करते थे। तो इसको यदि हम समराइज करें तो ये आपका हो जाता है सोवेरन। सोवेरेनिटी जो है या संप्रभुता जो है, आप ये समझिए संप्रभुता हमारे देश के संविधान की भी ये विशेषता है। संप्रभुता मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। संप्रभुता एक वो कंडीशन होती है, या सोवरेनिटी वो कंडीशन होती है जिसमें किसी यानी पर्टिकुलर, जैसे एक कोई कंट्री है, इस कंट्री की सोवरेनिटी कब डिसाइड होगी कि इस कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में या आंतरिक या बाहरी मामलों में कोई दूसरा आदमी किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, तो वो सोवेरन होगा, वो संप्रभु होगा। जैसे हर परिवार, जैसे आप अपने परिवार से ले सकते हैं कि आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो आपके परिवार के इंटरनल मामलों में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, इसका मतलब वो सोवेरन है। यदि उस परिवार में किसी दूसरे आदमी का दखल अंदाजी हो, इसका मतलब वो परिवार सोवेरन नहीं है। तो सोवेरनिटी का मतलब ये हुआ। तो इसने ये ऐसी फीलिंग करवाई हिटलर जी ने कि मैं ये जो सोवेरनिटी है इसको रिस्टोर करूंगा। इतने सब चीजें करने के बाद में उसने कुछ न्यू मेथड्स अपनाए, एडप्टेड न्यू मेथड्स। मेथड्स किसके लिए? लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए। तो न्यू मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति करने के, राजनीति तो हो रही है कि 2.6 से वो 37 तक पहुंच गया। सबसे पहले राजनीति में पकड़ बनानी है, लोगों का लोकप्रिय नेता बनना है, तो उसके लिए इसने ये सब चीजें की। यदि कोई पूछे कि न्यू मेथड्स क्या थे, तो उसका मेथड का तरीका था मास मोबिलाइजेशन। यानी बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। मैसिव रैलीज, ज्यादा से ज्यादा
रैली उसने ऑर्गेनाइज करवाई। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग, ये सब चीजें वो करता था। पूछा जा सकता है कि उसके कुछ न्यू मेथड या न्यू टेक्नोलॉजी बताओ उसकी पॉलिटिक्स की, तो ये उसके मेथड थे। इन सब मेथड में वो किस पे जोर देता था? ऑलवेज ही सपोर्टेड यूनिटी ऑफ द जर्मनी। वो चाहता था जर्मनी को यूनाइट करे। जर्मनी में जो अलग अलग आइडियोलॉजी है उन सब लोगों को इकट्ठा करके जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री बनाए। यूनिटी को प्रमोट करने के लिए उसका एक सिंबल था स्वास्तिक, इसको बोलते हैं स्वास्तिक, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने स्वास्तिक। ये उसकी पार्टी का सिंबल था। इस पार्टी के इस सिंबल को लोग अपने जो बाजू होती है उस पर बांध कर चलते थे। ये जहां निशान मिलता था इसका मतलब वो कैसे कौन सी पार्टी का है? वो नाजी का, उसको नाजी भी बोला जाता था। इसके अलावा इनका जो झंडा होता था वो होता था रेड कलर का, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो इसको जो प्रोपेगेंडा करते थे, जो इसका प्रचार करते थे, उन्होंने लोगों के सामने बोला कि हिटलर जो है वो हमारा मसीहा है। उसको मसीहा की तरह पेश किया गया, मसीहा की तरह प्रेजेंट किया गया पब्लिक डोमेन में। ऐसा बताया गया, लोगों को बताया गया कि अब जितने भी हमारे दुख हैं वो सब दूर हो जाएंगे क्योंकि ये आ गए हैं सर्वाइवर। उनको बोला गया सर्वाइवर और सेवियर, यानी ये ही हमें सारे दुख दुविधाओं से निजात दिलाएगा। तो ये सारी फैक्टर और सारा सिनेरियो और सारी जो एक्टिविटीज हुई है उस समय, वो मैंने आपको ब्रीफ में या डिटेल्स में सारी चीजें मैंने बताई। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आप देखेंगे तो हिस्ट्री क्या है? पिछली घटना का अगली घटना से रिलेशन, तो रिलेशन ही तो हम यहाँ जोड़ रहे हैं। पहले क्या हुआ? पहले मैंने आपको ग्राउंड पढ़ाया, अब हिटलर को पावर में ला दिया। पावर में लाने की कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बता दी। फिर हिटलर ने पावर में आने के बाद में क्या किया, वो सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद में, इतना सब पढ़ने के बाद में, एक यही से शुरू होता है जीनोसाइड या नरसंहार, या आप ये बोले डिस्ट्रक्शन, यानी यहीं से बर्बादी शुरू होती है। तो यहां से अगला हमारा पॉइंट होगा द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जिसको कि हम अभी डिस्कस करते हैं। हुआ क्या कि हिटलर लोगों में लोकप्रिय होने लगा, वो लोगों को मोबिलाइज करने में भी सफल हो गया, लोग उसकी बात भी सुनने लग गए। अब लोग जब बात सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी आदमी को पावरफुल तो लोग ही बनाते हैं ना, तो लोगों ने उसको पावर देना शुरू कर दिया। अब जब जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने फील किया कि ये जो हिटलर है ये पावरफुल होता जा रहा है, तो उसी समय 30 जनवरी 1933, याद रखिएगा डेट। उस समय प्रेसिडेंट थे हिंडरबर्ग। ये उस समय क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इन्होंने हिटलर की लोकप्रियता को देखते हुए ऑफर्ड चांसलरशिप। आपको मैंने शुरू में बताया था चांसलर क्या होता है, आप सभी को याद होगा। चांसलरशिप यानी यहां तक लोग या बड़े बड़े नेता भी नहीं जानते थे कि हिटलर के मन में चल क्या रहा है, हिटलर की एम्बिशंस क्या है। तो प्रेसिडेंट जो थे हिंडरबर्ग, उन्होंने देखा कि इसको पब्लिक सपोर्ट है और ये पब्लिक वेलफेयर में कुछ करना चाहता है, इसलिए उन्होंने चांसलरशिप उसको प्रोवाइड की। चांसलरशिप क्या है? द हाईएस्ट पोस्ट
हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर, इन द कैबिनेट मिनिस्टर। अब जरा बताइए, हमारे यहाँ यदि हम इस पोस्ट को कंपेयर करें तो हमारे कैबिनेट का चीफ कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यानी प्रेसिडेंट ने वहाँ प्रधानमंत्री के लिए उनको आवेदन किया, यानी पूरे पावर उनको देने के लिए वो किया। आप प्रधानमंत्री नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे चांसलरशिप ही। चांसलर उसने अडेप्ट स्वीकार भी कर लिया, लेकिन दिक्कत क्या है? हिटलर वांटेड डेमोक्रेसी। क्या हिटलर डेमोक्रेसी चाहता था? तो काट दो यहां, हिटलर किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं चाहता था। तो सबसे पहले जब हिटलर चांसलर बना तो क्या करेगा? डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो सबसे पहले उसने क्या किया? डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। ये याद रखिएगा, सबसे पहले उसने यही काम किया। किस तरह से किया? डिसमेंटल कैसे किया? हिटलर उस समय यानी 1933 में एक रहस्यमय घटना हुई, एक मिस्ट्री हुई, मिस्टीरियस। क्या इवेंट हुआ? मिस्टीरियस में क्या हुआ कि वहां की जो पार्लियामेंट थी या रिच स्टैग की जो बिल्डिंग थी उसमें एक फायर लग गई, आग लग गई इसमें, मिस्टीरियस फायर। और उस फायर में हुआ क्या कि बहुत सारे कैबिनेट जो मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडर जो थे वो सारे उसमें जल गए। तो आपने देखा कि किस तरह से हिटलर ने अपने रास्ते में से लोगों को हटाना शुरू किया। मतलब ये आग उसी ने लगवाई थी वहां। इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन बाद की स्टडी देखें और बाद की एक्टिविटी को हम उससे जोड़ें तो ये अनुमान लगाना सीधा सीधा पॉसिबल हो जाता है। अब पार्लियामेंट में जो आग लगी उसकी डेट थी 28 फरवरी 1933 में। देखो 30 जनवरी को लिया, एक महीने के अंदर अंदर क्या 28 दिन में उसने पूरे कर्तव्य कर दिए। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अब जरा उस समय जो फायर लगी होगी तो क्या लोगों ने बिलीव किया होगा कि हिटलर ने ऐसा किया? नहीं, लोगों ने ऐसा बिलीव नहीं किया। वो बिल्कुल इनोसेंट बन गया लोगों की नजर में। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो तो बहुत तेज शातिर आदमी था, उसने अपने मुंह को फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेटेड हिज ओन मूव। उसकी जो एक्टिविटीज थी उसको उसने आगे बढ़ाना शुरू किया। कैसे? इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए उसने सबसे बड़ा काम किया, सस्पेंडेड सिविक राइट। जो कानूनी अधिकार थे उनको उसने सस्पेंड कर दिया कि किसी को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि किसी भी डेमोक्रेसी की क्या होती है? आत्मा होती है। स्पीच प्लस प्रेस की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, असेंबली की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्वक तरीके से आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना हमारे संविधान में भी। इन सब चीजों को उसने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। अब इतना करने के बाद में डेमोक्रेटिक्स को तो कर दिया खत्म उसने। मैंने आपको शुरू में बताया था, वापस लेके चलता हूं। उस समय दो पार्टी हुआ करती थी, एक तो वीमर रिपब्लिक प्लस में दूसरी तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसका तो खात्मा कर दिया, अब अगला टारगेट कौन है? कम्युनिस्ट। अब वो पीछे लग गया कम्युनिस्ट के। कम्युनिस्ट को उसने कैसे मरवाया? कंसंट्रेशन कैंप बनवा दी उसने। कंसंट्रेशन कैंप। ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? कंसंट्रेशन कैंप क्या करता था कि वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग या प्राइवेट बिल्डिंग को अक्वायर करता था और उसमें दर्दनाक या बहुत बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित करता था। उनको गैस, बंद कमरे में गैस छोड़ देता था ताकि उनका दम घुटकर उनकी जान चली जाती थी। ऐसे तरीके बना थे इसने। किसके लिए? कम्युनिस्ट के लिए। यदि ये समय रहते दोनों एक हो जाते तो क्या
हिटलर राइज होता नहीं होता। तो इसीलिए हमने पिछले वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस की थी। कुछ ही दिनों बाद में, लगभग 5-6 दिन बाद में, 3 मार्च 1933, सारा खेल 1933 में हुआ। उसने एक फेमस एक्ट पास किया, फेमस अनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। क्या था इसमें? इस अनेबलिंग एक्ट में क्या था? उसने खुद को डिक्टेटर घोषित कर दिया। डिक्टेटर, याद रखिएगा, कब किया उसने डिक्टेटरशिप? 3 मार्च 1933 को खुद को डिक्टेटरशिप को अनेबल कर दिया उसने कि डिक्टेटरशिप जैसी की व्यवस्था हम यहाँ लागू करेंगे। तो ये जर्मनी के इतिहास में बहुत ही ब्लैक पेज होगा, ये ब्लैक इवेंट्स होगा। इस डिक्टेटरशिप में होगा क्या? जो हिटलर है उसने खुद को एब्सोल्यूट पावर दे दिए या सोल पावर दे दिए। एक अकेला आदमी इसमें पावरफुल रह गया। हिटलर सोल पावर पा गया इसमें। किसका? जर्मनी का। और किसी कंट्री का नहीं मिला अभी तक। उसको पावर कहाँ मिला है? जर्मनी का। तो बर्बाद हो रही है कि नहीं डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में तो जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, लेकिन इसमें तो अकेले हिटलर के लिए और हिटलर के द्वारा ही शासन हो रहा है। इसके अलावा इसने क्या किया? जितनी भी पार्टीज थी, क्योंकि डेमोक्रेसी की तो जान होती है पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है या ड्यूअल पार्टी सिस्टम होता है, तो ऑल पार्टीज वर बैंड। और इनके साथ ट्रेड यूनियंस, ये सब क्या होगी? बैन कर दी गई। इनको क्या घोषित कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध। ये बिल्कुल भी अवैध है। सिर्फ किनको ऑटोनॉमी मिली? नाजी पार्टी को। सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, नाजी पार्टी, और इससे एफिलेटेड, इससे संबंधित जितनी भी पार्टी थी वो चली, बाकी सारियों को इसने बैन करवा दिया। तो किस तरह से इसने बर्बादी का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या किया? जो स्टेट, अब स्टेट कौन हो गया? नाजी पार्टी। अब स्टेट बोलूंगा तो आप समझ जाना, अब कौन हो गया स्टेट? स्टेट कंट्रोल ओवर, कंट्रोल ओवर क्या क्या? सारी व्यवस्थाओं पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल ओवर, एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर होल इकोनॉमी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो अधिकार उसने ले लिया। अब यहाँ स्टेट अकेला हिटलर बच गया है, बाकी सारी संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो गए। मीडिया पे कंट्रोल कर लिया। मीडिया 4th पिलर होता है किसका? डेमोक्रेसी का। मीडिया, आर्मी, बिना आर्मी का तो पॉसिबल ही नहीं है। और जुडिशरी तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, लेकिन इसने जुडिशरी को भी अपने उसमें काबू में ले लिया। यानी एग्जीक्यूटिव का रोल भी वही कर रहा है, जुडिशरी का भी, लेजिस्लेशन का काम भी वही कर रहा है, कानून भी वही बना रहा है, कानून लागू भी वही कर रहा है, कानूनों को चेक भी वो कर रहा है। सारी चीजें उसने कर लिया। इसके अलावा उसने रिफॉर्म किए, किसमें? सर्विलियंस सिस्टम में, या अपनी आर्मी या पुलिस में। इसमें क्या किया उसने? स्पेशल जो सर्विलेंस सिस्टम था उसको एस्टेब्लिश किया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स उसने एस्टेब्लिश की या क्रिएट की, वर क्रिएटेड। ओके, ठीक हो गया। क्यों कर रहा था ये? क्योंकि पावर चाहिए थी इसको सोसाइटी पे कंट्रोल करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर सोसाइटी इन वेज दैट नाजीज वांटेड। मतलब उन सारे तरीकों में
जैसा कि नाजी चाहते थे। जैसा कि नाजी चाहते थे, क्या चाहते थे वो? कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, सोसाइटी पर वो कंप्लीटली करना चाहते थे। इन सब इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बर्बाद कर दिया। एग्जिस्टिंग या प्रीवियस जो सिक्योरिटी सिस्टम था, पुलिस सिस्टम था, इसके अलावा भी उसने कुछ रेगुलर पुलिस का फॉर्मेशन किया। जैसे ग्रीन यूनिफॉर्म में उसने वो लगाए, ग्रीन यूनिफॉर्म। उससे ये प्रतीत होता था कि ये जो ग्रीन यूनिफॉर्म है ये हिटलर की स्पेशल पुलिस उसने लगाया। इसके अलावा स्टोन ट्रूप्स यानी तूफानी, जैसे आर्मी का कुछ भी स्पेशल विंग होता है ना, वैसे उसने ट्रूप्स एस्टेब्लिश किए। तो इसने विभिन्न प्रकार के अलग अलग एक्टिविटीज की, लेकिन एक्टिविटीज का मोटो सिर्फ एक ही था, टू अक्यूमुलेट और टू इंक्रीज हिज पावर। वो अपनी पावर को बढ़ाते जा रहा था। सिर्फ उसका एक ही मोटो था कि मैं पावरफुल बनूं, ताकि आगे जाकर वो कुछ और एक्टिविटी करें। अब इसके आगे हम अभी तक हमने सुना या पढ़ा या समझा कि किस तरह से हिटलर ने पावर ली और पावर लेने के बाद में क्या क्या उसने किया। अब इसका एक अगला टॉपिक आएगा रिकंस्ट्रक्शन। अभी तक हमने डिस्ट्रक्शन देखा, अब रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो कि हम हमारे वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।